नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगर तो द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हास्टनिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। तो जो रेलवे था मतलब रेलवे का जाल बिछाया गया तो उसने भी गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हित जो थे उनको राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया। A new conservatism after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by the spirit of conservatism. जैसे ही नेपोलियन की हार हुई 1815 में, तो जब इसकी डिफीट हो गई तो जाहिर सी बात है इसके जो इसने बनाए थे नियम कानून उनको हटाया जाएगा। ये डेमोक्रेटिक चाह रहे थे, लेकिन जो पहले ऑटोक्रेसी थी यानी कि राजतंत्र था, निरंकुशवादिता थी, इसके हारते ही यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या किया, वही कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादिता थी वापस लाना चाहा, लेकर आए। Conservatives believe that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and family should be preserved. तो जो रूढ़िवादी थे यानी कि जो चेंज नहीं चाहते थे, जो ऑटोक्रेसी चाहते थे, राजतंत्र चाहते थे, निरंकुशवादिता चाहते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो पुरानी संस्थाएं थी, जो पुरानी पारंपरिक संस्थाएं थी उनको वापस लाया जाए और स्टेट ऑफ जो सामाजिक राज्य हैं वो मोनार्की मतलब राजतंत्र ही वापस आना चाहिए, वही समाज ठीक है जैसे कि चर्च है, ऊंच नीच जाति पात प्रॉपर्टी और जो परिवार हैं वो सुरक्षित किए जाने चाहिए। The European power like Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met in Vienna to so draw up a settlement for Europe. तो जिन लोगों ने मिल करके ये जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, ये ब्रिटेन, रशिया, प्रेसा, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिल करके कलेक्टिवली जो है नेपोलियन को डिफीट किया था। फिर इन लोगों ने यूरोप के ही लिए एक सेटलमेंट, एक समझौते के लिए वियना में ये सारे लोग मिले। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक एंड दे ड्रू अप ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो इस जो ये सम्मेलन था कांग्रेस, इसको जो इसका नेतृत्व किसने किया, इसको जो है वो कौन थे, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। और उसके बाद एक संधि 1815 में रखी गई। ठीक, वियना ट्रीटी ऑफ वियना, एक वियना की संधि 1815 में हुई। ठीक है, मेजर पॉइंट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored power. यानी कि अब मेजर पॉइंट क्या है ट्रीटी ऑफ वियना के, कि जो निरंकुशवादिता और जो ऑटोक्रेसी थी, जो बर्बन डायनेस्टी से उसको वापस लाया जाए, जो कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो खत्म हो गई थी, अब उसको दोबारा से वही पावर ले आए। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरी इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के अंडर में जो राज्य विन किए थे वो फ्रांस ने खो दिए। A series of states were set up on boundaries France to prevent expansion in future. और फ्रांस के बाउंड्री यानी बॉर्डर पर क्या किया गया, एक बाउंड्रीज बनाई गई, स्टेट राज्यों पर बाउंड्रीज, बॉर्डर पे स्टेट राज्य बनाए गए, जिससे कि जो फ्रांस जो है वो फ्यूचर में विस्तार न कर पाए। प्रेसा वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रेसा को जो है पश्चिम सीमाओं पर कुछ नए नए राज्य दिए गए। वाइल जबकि ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को क्या दिया गया, उत्तर इटली कंट्रोल करने के लिए दिया गया। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। जर्मन एक 39 राज्यों का एक महासंघ जो बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसको वैसे ही किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, उसको वैसे ही रखा गया। In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given portion of Saxony. In the east, यानी पूर्व में जो पूर्व में रसा was given part of Poland, तो रसा को क्या मिला, पोलैंड का एक पार्ट मिला, जबकि प्रशा को was given portion of Saxony, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक पोर्शन दिया गया। The main intention of Congress was to restore the monarchy had been overthrown by Napoleon and create a new conservation order in Europe. तो उनका मेन इंटेंशन क्या था, एक रीस्टोर करना फिर से राजतंत्र को, जो कि नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। तो कंजर्वेटिव रीजन सेटअप 1815 वर ऑटोक्रेटिक और 1815 में उन्होंने फिर भी एक वो फिर से वो व्यवस्था को उन्होंने स्थापित कर दिया।
कौन सी? उसी पुरानी प्रशासनिक जो उनकी व्यवस्था थी राजतंत्र को वो वापस ले आए. बट लिबरल नेशनलिस्ट अपोज द मोनार्कल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर वियना कांग्रेस एंड बिलीव दैट द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नेसेसरी. लेकिन जो उदारवाद थे, जो उदारवादी क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो है बिल्कुल अपोज करते रहे और एक मतलब एक मोनार्कल फॉर्म को जो एस्टेब्लिश हो गई थी वियना कांग्रेस के बाद, उसको वो बिल्कुल अपोज करते रहे. और उन्होंने यकीन किया था कि एक राज्य, नेशन, राष्ट्र राज्य की क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इसको खत्म करना जरूरी है. हाउ हैड रेवोल्यूशनरीज स्प्रेड देयर आइडियाज मेनी यूरोपियन स्टेट आफ्टर 1815. तो आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन इन 1815, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म हैड सेट अप टू मेनी रेवोल्यूशनरीज वेंट अंडरग्राउंड. हाउएवर दे फॉर्म मेनी सीक्रेट सोसाइटीज टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. तो जब नेपोलियन के डिफीट हुई, आफ्टर द डिफीट, नेपोलियन की जो डिफीट हुई 1815 में, तो उसके बाद क्या हुआ, एक कंजर्वेटिज्म फॉर्म फिर से आ गई, फिर से राजतंत्र वापस आ गया. तो इससे क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी थे, जो उदारवादी थे, रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे, वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उनके लिए डर की बात थी. अब उनका क्या कर दिया जाता था, उनको जो है उनके साथ बहुत खराब क्रूअल बिहेवियर होता, तो वो अंडरग्राउंड हो गए. हाउएवर दे फॉर्म मेनी सीक्रेट सोसाइटी. लेकिन फिर भी उन्होंने गुप्त तरीके से सभाएं की, अपने विचार को प्रचार किया, अपने थॉट को बताते रहे लोगों से, लेकिन गुप्त तरीके से, एक सीक्रेट तरीके से. किस लिए? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए. In Italy, a great revolutionary, Mazzini, after becoming the member of Secret of Society of the Carboni, started a relentless opposition to monarchy and frightened the conservative with his vision. विजन होता है सपना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. मेजनी क्या थे? एक रिवोल्यूशनरीज थे, बहुत ग्रेट, महान रिवोल्यूशनरीज जो इटली के थे. और इन्होंने क्या किया, ये एक कार्बोनी संस्था के मेंबर बने और इन्होंने क्या किया, मोनार्की, राजतंत्र को, यानी कि इस व्यवस्था को इन्होंने अपोज करना शुरू करा. यानी क्रांतिकारी थे और इन्होंने इस व्यवस्था को क्या किया, अपोज करना शुरू किया. एंड फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स विद हिज विजन. और इन्होंने इन कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादियों को डरा दिया अपने एक रिपब्लिक थॉट से कि हाँ, हमें डेमोक्रेसी चाहिए. तो इन्होंने इनको भयभीत किया. किनको? रूढ़िवादियों को इन्होंने क्या किया, भयभीत किया. इन द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1813 फ्रांस, द लिबरल रेवोल्यूशनरीज ओवरथ्रू द कंजर्वेटिव बाबन किंग चार्ल्स X एंड इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देयर विद द लुइस फिलिप्स एज हिज हेड. क्या हुआ, 1830 में जो जुलाई में क्रांति हुई फ्रांस में, उसमें लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, ओवरथ्रो, उखाड़ कर फेंक दिया, जो कंजर्वेटिव एक सत्ता चल रही थी बॉर्बन किंग की, जो वापस लाई गई थी, उसको उखाड़ कर फेंक दिया. और उसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक मोनार्की, देयर वाज मतलब जो क्रूरता वाला राजतंत्र था, उसको उखाड़ कर फेंक दिया और एक संवैधानिक सरकार आई, जिसके हेड कौन थे? लुई फिलिप्स उसके हेड थे. Such an act had a great impact on various other countries of Europe like Germany, Poland, Belgium and Italy also. तो जब कहीं क्रांति होती है और वहां पे कोई अच्छा रिजल्ट आता है, तो उसका इफेक्ट और जगहों पे पड़ता है. तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट और भी दूसरी कंट्रीज पे पड़ा, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम एंड इटली में भी. In 1848, there was another revolution in France as a result of which republic was established there. 1848 में फिर से एक दोबारा क्रांति फ्रांस में हुई और उसका रिजल्ट क्या आया कि वहां पर डेमोक्रेसी यानी रिपब्लिक, पूरी तरह से स्वतंत्रता स्थापित हो गई. द विक्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन फ्रांस इनकरेज द लिबरल ऑफ अदर स्टेट ऑल्सो. तो जो क्रांतिकारियों का ये जीत थी, विक्ट्री थी, उसने फ्रांस मतलब इनकरेज किया और अदर राज्यों में भी उदारवाद, ये जो मतलब देख करके लोग कहते हैं ना कि वहां पे स्वतंत्रता पाली तो हम भी पा सकते हैं, तो उस तरह दूसरे स्टेट्स में भी इस तरीके का इनकरेजमेंट हो गया. We should not forget the Greek War of Independence when the Greek revolutionaries started war against Turkey and forced her to recognize Greece an independent state in 1832. हम बिल्कुल इस बात को नहीं भूल सकते कि किस तरह ग्रीक में वार जो है स्टार्ट हुआ अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए, फ्रीडम के लिए. और ग्रीक रिवोल्यूशनरीज जो थे, जो ग्रीक क्रांतिकारी थे, उन्होंने युद्ध शुरू करा तुर्कियों के अगेंस्ट और उन्होंने उस खुद को जो है इंडिपेंडेंट मतलब किया 1832 में एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल. मतलब एक संधि के साथ क्या रिजल्ट आया था, एक संधि हुई और एक समझौता हुआ, उस पर रिजल्ट आया कि उन्होंने अपने आप को फ्री करवाया. तो ये हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए. सॉरी, ये
ये मैंने पढ़ दिया, लेकिन मैंने बता दिया, लेकिन ये ज़रा सा थोड़ा सा आप देख नहीं पाए कि वी शुड नॉट फॉरगेट ग्रीक फॉर इंडिपेंडेंस व्हेन ग्रीक रिवोल्यूशनरीज स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट तुर्की एंड फोर्स हर टू रिकॉग्नाइज ग्रीक एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1832 एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो किस तरीके से मतलब उन्होंने वॉर तुर्कियों के अगेंस्ट स्टार्ट किया और खुद को इंडिपेंडेंट बनाया। ठीक है, ये रिजल्ट था उनके, मतलब कि ग्रीस इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1832 एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कि ये रिजल्ट उसका आया था कि जो ग्रीक था वो इंडिपेंडेंट स्टेट था 1832 में, किससे? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका रिजल्ट। द एज ऑफ रिवोल्यूशन, द एज ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि जो क्रांति का टाइम था, उसका वक्त था वो कितना? 1830 to 1848। तो liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many reign Europe such as Italian and German state। तो क्या हुआ कि ये जो उदारवाद था और राष्ट्रवाद था, इसको एक साथ जोड़ा जाने लगा यूरोप में। क्यों जोड़ा जाने लगा? इन सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1813। जैसे कि यूरोप में यूरोप के जो एज ए यूरोप में इटली, जर्मनी स्टेट, इनके राज्य और प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन, और जो ओटोमन साम्राज्य के सूबे थे आयरलैंड एंड पोलैंड, तो ये सब क्या है ना, इनको जो है एक उदारवाद को और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को एक साथ एक एसोसिएट किया जाने लगा। जो पहला विद्रोह हुआ था फ्रांस में वो जुलाई 1830 में हुआ। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड अपराइजिंग इन ब्रसेल्स। तो जो जुलाई में जो क्रांति का जो पहला विद्रोह हुआ ब्रसेल्स में हुआ, विच लेड बेल्जियम। तो उससे क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क एंड अपराइजिंग इन ब्रसेल्स। तो जो विद्रोह हुआ उससे और जगहों पर भी क्या हुआ, वो भनक चली जाती है कि यहाँ विद्रोह हो रहा तो दूसरी जगह भी लोग सुनते हैं। तो ब्रसेल्स में भी ये भड़क गया विद्रोह देख करके, विद्रोह को सुन करके वो वहां पर भी भड़क गया। विच हैड लेड बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो उसने क्या किया, इस विद्रोह की वजह से जो बेल्जियम था वो दूर हो गया, यूनाइटेड किंग ऑफ मतलब अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन ग्रीस स्टार्टेड इन 1821। जो ग्रीस था उसने इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल था वो 1821 में शुरू किया। एंड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece is an independent nation। तो अब क्या था वो 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट नेशन हो गया। ठीक है। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग क्या है, देखिए इसको, देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाई पड़े, होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। The development of nationalism didn't come about only through war and territorial expansion. Culture played an important role in the creating ideas of nation। तो वो ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो केवल युद्ध से या फिर क्षेत्रीय प्रसार से नहीं आया था, उसमें एक कल्चरल संस्कृति ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था राष्ट्रवाद की भावना विचार लाने में। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। तो जो आर्ट है, कला है, कविताएं हैं, कहानियां, म्यूजिक, इन सब ने बहुत हेल्प करी राष्ट्रवाद की भावनाओं को शेप देने में। Romantic artists and poets criticized the glorification of reason and science, focusing on emotions, institution, and mythical feeling. They tried to create the scenes of shared collectively heritage and basis of the nation। तो जो रोमानी आर्टिस्ट थे, पोएट थे, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन साइंस, मतलब साइंस जो तर्क वितर्क देता है उसको उन्होंने क्या किया, एक तरह से इग्नोर कर दिया और फोकस किया किस पे, इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशंस ऑफ मिथिकल फीलिंग। दे ट्राइड टू क्रिएट अ सेंस शेयर्ड कलेक्टिवली हेरिटेज एंड बेसिक ऑफ नेशन। उन्होंने एक मतलब एक सामूहिक सहानुभूति और साहित्यिक
साहित्यिक अनुभूति, कलाओं को, इन फीलिंग्स को, इमोशंस को, सामूहिक एक अनुभूतियों को जो है बेस बनाया, एक राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय भावनाओं का आधार बनाया। रोमांटिक जर्मन फिलोसफर योहान ग्रोटिफ्राइड हेडर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people thus walk। मतलब उनका कहना था, ये रोमांटिक जर्मन फिलोसफर थे, चिंतक थे, योहान ग्रोटिफाइड, जिनका टाइम पीरियड ये है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बताया कि असली जो संस्कृति है वो लोगों के बीच में खोजी जानी चाहिए, कॉमन लोग, जो सामान्य लोग हैं। पोलैंड विच नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तो जो पोलैंड था वो बिल्कुल भी अभी स्वतंत्र, विच नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था। केप्ट नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, और लेकिन फिर भी उन्होंने जो नेशनल राष्ट्रवाद की भावना थी उसको जीवित रखा म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड द फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिथिकल फीलिंग। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्शन, हेरिटेज, कॉमन कल्चर, पास द बेसिस ऑफ नेशन। वही वाली बात जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी कि उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइड किया था रोमानी कलाकारों ने और कवियों ने, उसको साइंस को बिल्कुल इग्नोर किया, उनकी मान्यताओं को, उनके तर्क को, और उन्होंने इमोशंस को, फीलिंग्स को, और जो मिथिकल फीलिंग्स हैं उनको जो है बढ़ावा दिया, उस पर फोकस किया। और उनका देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्शन। शेयर्ड मतलब जो कलेक्टिवली हेरिटेज, जो सामूहिक एक विरासत है, संस्कृति है, उस पर उन्होंने फोकस किया। और उन्होंने कहा कि उसको राष्ट्रीयता का जो है आधार बनाया जाए। उन्होंने क्या कहा कि शेयर्ड कलेक्टिवली हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर, पास्ट एट बेसिस ऑफ नेशन, और उसको उसका आधार बनाया जाए। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also carry to modern nationalist message to large audience who were mostly literate। तो ये मतलब जो साहित्यिक बोलियां थी और ये साहित्यिक नृत्य थे, इनको साहित्यिक नृत्य, साहित्यिक बोलियों पर बहुत फोकस किया गया। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि राष्ट्रीय भावना को वापस लाया जाए, बट इसलिए कि जो न्यू संदेश थे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, जो संदेश थे नए नए, वो लोगों तक पहुंचे जो ज्यादातर इलिटरेट थे। ग्रेट पावर रसा प्रसा इन ऑस्ट्रिया had been parties at the end of 18th century, even though Poland no longer existed as independent territory, national feeling were kept alive थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। हालांकि ये बात पोलैंड पे होती है, लागू होती है कि जो ये बहुत बड़ी शक्तियां थी, बहुत बड़ी पावर थी, रसा एंड प्रेसा एंड ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या किया था, पार्शियन कर दिया था, विभाजित कर दिया था, डिवाइड कर दिया था 18वीं शताब्दी में पोलैंड को। जबकि पोलैंड बहुत ज्यादा टाइम तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, अभी तक भूभाग नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र नहीं था। नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव, लेकिन राष्ट्रीयवाद की भावना अब उन्होंने जीवित रखी थी। किसने? पोलैंड ने। किस तरह से? म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कार्लो कर्पुस्की celebrated the national struggle through his opera and music, turning folk dance and like Polonese and Mazurka into nationalist symbol। कार्लो जो थे उन्होंने क्या किया, सेलिब्रेट किया नेशनल संघर्ष को, कैसे देखिए बताया उन्होंने अपने ओपेरा और अपने म्यूजिक से। उनका एक इंस्ट्रूमेंट था ओपेरा और म्यूजिक से उन्होंने क्या किया, उसको अपना स्ट्रगल में उन्होंने बनाया वेपन। और उन्होंने टर्निंग टू फोक डांस इनटू, जो पोलनेस था और जो मुजारिका था, उन्होंने उसको क्या कर दिया, फोल्क यानी कि जो फोल्क डांस थे, लोक नृत्य थे, इन लोक नृत्यों को, पोलनेस और मुजारका को उन्होंने क्या कर दिया, नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया, राष्ट्रीय प्रतीक बनाया। ओके।
Language to played an important role in developing nationalist sentiment. तो जो भाषा थी उसने भी इम्पोर्टेंट रोल मतलब निभाया राष्ट्रीयवाद को मतलब डेवलप करने में, उसके विकास में. रसल लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर. जो रूसी लैंग्वेज थी उसको हर जगह पे क्या किया गया, लाया गया. इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशिया रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड. तो क्या हुआ कि 1831 में जो है सारे विद्रोहियों ने अगेंस्ट रशिया रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश. तो ये रूसी लैंग्वेज लाई गई, उसके अगेंस्ट विद्रोहियों ने विद्रोह किया, बट अल्टीमेटली क्या किया, उस विद्रोह को कुचल दिया गया. फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंट. अच्छा, अब क्या किया लोगों ने, बहुत सारे मेंबर ऑफ क्लर्जी के बहुत सारे मेंबर्स ने पोलैंड में क्या किया, लैंग्वेज को एज ए हथियार बना करके शुरू करा काम करना. Polish was used for church gathering and all religious instruction. जो पोलिश भाषा थी वो यूज की जाती थी चर्च और सारी गैदरिंग सभाओं में और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में. As a result, the large number of priests and bishops were put in jail, sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for the refusal of preach in Russian. तो बहुत सारे क्या हुआ फिर, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे पुजारी और बिशप उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि साइबेरिया के एक जेल में भेज दिया गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने रूसी लैंग्वेज के प्रचार प्रसार को करने से मना किया. द यूज ऑफ पोलिश came to be seen as a symbol of a struggle against Russia डोमिनेंस. तो अब क्या हुआ, जो पोलिश लैंग्वेज थी वो एक तरीके से स्ट्रगल करती हुई आई, एक स्ट्रगल के रूप में प्रतीत हुई रशिया के अगेंस्ट. ठीक है. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. अब देखिए भूख मतलब किस तरीके से विद्रोह, एक बहुत बड़ा विद्रोह, देखिए भूखमरी किस तरह से बढ़ी. द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. The first half of 19th century saw enormous increase the population all over Europe. क्या हुआ, 1830 का जो ईयर था इकोनॉमिक मतलब उसकी कठिनाइयां लेकर आया, यूरोप में बहुत बड़ी कठिनाइयां लेकर आया. द फर्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी के जो 19वीं सदी के प्रथम भाग में सोचिए पूरे यूरोप में बहुत पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन हो गई. इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर जॉब. तो सारी ही जगहों पे लोग क्या हो रहा था कि इतनी पॉपुलेशन हो गई, आबादी बहुत बढ़ गई कि लोग जॉब के लिए इधर उधर सीकर खोजने लगे. एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन वॉज रूरल एरियाज. मिग्रेट मतलब चले जाना एक जगह से दूसरी जगह पे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज मिग्रेट टू सिटीज, लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम. तो जो मतलब जो गांव के लोग थे, रूरल एरियाज के लोग थे, वो शहर जाकर के वहाँ की जो स्लम बस्तियां थी बहुत भीड़ से भरी हुई थी, उसमें जाकर रहने लगे. स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस विद द स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप. तो जो मतलब छोटे प्रोड्यूसर थे वो क्या कर रहे थे, जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर थे उन्होंने क्या किया, क्यों जाके रहने लगे, क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं ना. वो शहर में इसलिए गए कि हो सकता है वहां पर कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए उनको काम करने पे. और नगरों के जो छोटे छोटे उत्पादक थे उनको अक्सर क्या होता था, इंग्लैंड से जो इम्पोर्ट होता था मशीनों से बने कपड़े से बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता था. और इंग्लैंड जो था क्या, इंग्लैंड वर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द मोर एडवांस देन कॉन्टिनेंट. और महाद्वीप में, उस महाद्वीप में जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण का जो स्तर था वो बहुत ऊंचा था. तो इसलिए इन दोज रीजन यूरोप वर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज ऑब्लिगेशन. अच्छा, जो कुलीन वर्ग था वो सिर्फ जो है अभी भी सत्ता में था, तो वो इंजॉय करता था अपनी पावर को, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही थी. लेकिन जो वही छोटे किसान थे, सामंत थे, छोटे लोग थे, उन्हें जो है जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता था, शुल्कों का बोझ उठाना पड़ता था, या कह सकते थे टैक्सेस का बोझ उठाना पड़ता था. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस ऑफ ईयर बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड इन टाउन एंड कंट्री. क्या होता था, कभी खाने की जो कीमतें थी वो इस कदर बढ़ जाती थी, खराब फसलें हुई तो खराब फसलों के बाद खाने की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी मतलब ज्यादा बढ़ गई मूल बढ़ने पर, कि गांव में जो है भूखमरी फैल जाती थी. ठीक है. The year 1848 was one such year
when food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the road. 1848 मतलब ऐसा साल था कि जब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई और खाने की कमी इतनी हो गई कि पेरिस के लोग सड़कों पर आ गए, उसकी आबादी सड़कों पर आ गई. बैरिकेड्स वर erected. The Louis Philippe were forced to flee on 4th June at 2 p.m. A large crowd of viewers marched in Paris up to mention of their contractor demanding high wages. देखिए क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा भूखमरी और इतनी परेशानी हो गई कि लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह अवरोध लगाए गए कि लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया 4 जून को एट 2 p.m. एक बहुत बड़ी भीड़ जो बुनकरों की थी वो सामने आई और उसने क्या किया, एक मूवमेंट किया, मतलब एक आंदोलन करा बुनकरों ने. किसके? ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो क्या करते थे, कच्चा माल ले करके they were treated with scorn the three alternative by the contractor with the help of वो क्या करते थे, कच्चा माल जो है ज़्यादा लेते थे, कम पैसे में लेते थे और जो है उनको मतलब बहुत ज़्यादा उसकी कीमत देते थे, लेकिन जो है उससे वो खुद बहुत बेनिफिट लेते थे. कच्चा माल दे करके जो कपड़ा लेते थे पर उनके दाम बहुत कम होते थे. ठीक है, तो ऐसा करते थे, मतलब उनसे कम पैसे में ले रहे हैं लेकिन खुद उसको ज्यादा में सेल कर रहे हैं, अपने को प्रॉफिट दे रहे हैं लेकिन वो छोटे लोगों को परेशान कर रहे हैं. तो इस तरीके से ये बहुत परेशानियों का दौर था, लेकिन लोग इसीलिए सड़कों पे उतर आए और लोग इसीलिए आंदोलनों पर उतर आए. अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक एंड ग्रांटेड सफरेज टू अडल्ट मेल्स अबव 21 एंड द गारंटीज राइट टू वर्क. नेशनल असेंबली यानी कि जो राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए ये कहा, मतलब इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो 21 साल के ऊपर वयस्क लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनको मताधिकार प्रदान किया गया और उनको काम की भी गारंटी दी गई. The revolution of the liberals. In other part of Europe like Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined demand to creation a nation state. तो अदर पार्ट ऑफ यूरोप में, सॉरी स्टेट नहीं है, अदर पार्ट ऑफ यूरोप में जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सब जगहों पर जितने भी लोग थे मेल और फीमेल मिडिल क्लास की, उन्होंने कंबाइन जो क्या की, एक राष्ट्र राज्य की डिमांड की. दिस डिमांड वाज बेस्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये जो डिमांड उन्होंने रखी थी ये किस पर थी कि उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए, एसोसिएशन की स्वतंत्रता दी जाए और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बेस्ड पर हो. मे का रेवोल्यूशन क्या था? इन द जर्मन रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन प्रॉस्परस आर्टिसन केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. अब क्या हुआ कि जर्मन क्षेत्र में एक लार्ज, मतलब बहुत बड़े जन पैमाने के साथ एक राजनीतिक संगठन था जिसमें बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग थे, प्रोफेशनल बिजनेसमैन, प्रॉस्पर आर्टिसन, सभी साथ साथ आए और एक फ्रैंकफर्ट सिटी में उन्होंने फ्रैंकफर्ट सिटी में मिल करके, मतलब एक सर्वजन सभी लोगों का सर्व जर्मन नेशन असेंबली के पक्ष में मतलब मत देने का फैसला किया था. ऑन 18 मई 1848 1831 इलेक्टेड representatives marched in a festive procession to take their place in a Frankfurt parliament convened in the चर्च ऑफ सेंट पॉल. तो क्या हुआ कि 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित जो लोग थे, मतलब जिनको चुना गया था 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस के साथ वो क्या किया, उन्होंने मार्च इन फेस्टिव प्रोसेशन टेक प्लेस द फ्रैंकफर्ट सिटी में जा करके एक सेंट पॉल चर्च में उन्होंने ये मतलब अपना स्थान, जुलूस में जा करके फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था. प्रोसेशन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च एट सेंट पॉल. तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ गया था? उन्होंने जा करके फ्रैंकफर्ट शहर में जा करके अपना स्थान
ग्रहण किया। संसद जो था, फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद कहाँ था? सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। मतलब ये जो संसद हुई ये कहाँ पे हुई? चर्च ऑफ सेंट पॉल। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हीडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो वो क्या चाहते थे? मतलब वो एक ये मोनार्की को हटा करके उन्होंने क्या किया? एक मतलब उन्होंने एक ऐसे राजा की अध्यक्षता को बताया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसे राजा को जो कि संविधान के अधीन काम करे, संसद के अधीन काम करे, संविधान के संसद के अधीन रहना है, एक ऐसे राजा की डिमांड की। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑफ दिस टर्म Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarch to oppose the elected assembly। तो जब क्या हुआ कि जब उन्होंने मतलब इसके लिए क्राउन पहनाने के लिए पेशकश करी फेडरिक विलियम चतुर्थ को, जो कि प्रशा के राजा थे, तो उनको ताज पहनाने की पेशकश की कि आपको हम राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि वो मोनार्कियों के साथ थे, वो राजतंत्र के साथ थे, मतलब वो उन लोगों के साथ थे जिन्होंने जो इस असेंबली के विरोध में खड़े थे। The parliament was dominated by the middle class who restricted demand of worker and Austin consequently lost their support. In the end, troops were called and the assembly was forced to disband। तो देखिए क्या हुआ कि जब उन्होंने इनकार कर दिया तो जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। मतलब जो मध्य वर्ग के लोग थे उनका प्रभाव अधिक था, संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, तो जिससे उनका समर्थन खो बैठे। क्या हुआ ना कि वो लोग डिमांड वर्कर एंड अरिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनली लॉस देयर सपोर्ट, उन्होंने सपोर्ट खो दिया क्योंकि उसमें जो कुलीन वर्ग मध्यम वर्ग थे वो ज्यादा थे। इन द एंड, अंत में क्या हुआ? सेना बुलाई गई और असेंबली को भंग किया गया। Issue of political rights to women. The issue of extending political rights to women was controversial one with the liberal movement। तो जो ये उदारवादियों का मूवमेंट था, इसमें जो महिलाओं के राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा था वो हमेशा कैसा रहा? कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद रहा। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर, जबकि इन औरतों ने आंदोलन में बड़ी संख्या में सक्रिय रूप से भाग लिया। विमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, उन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई। फाउंडेड न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर जो है उन्होंने शुरू किए, और राजनीतिक बैठकों में भी उन्होंने जो है बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, भाग लिया। इन 1848 conservative force were able to suppress liberal movement but couldn't restore the old order। तो 1848 में जो कंजर्वेटिव थे, जो रूढ़िवादी थे, जो नहीं चाहते थे कि जनतंत्र आए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे राज्य हो, उन्होंने क्या किया? उदारवादी आंदोलन को खत्म किया, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था को वापस नहीं ला पाए, सिर्फ आंदोलन को बंद करा पाए। तो serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominance and in Russia। तो जो ये भूदासत्व था और जो ये लेबर मजदूरी थी, जो बॉन्डेड लेबर थे, कृषक जो मजदूर थे, इन लोगों को क्या किया गया? ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई। मतलब भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई हैब्सबर्ग में, और abolished both in Habsburg dominance and in रसा में भी और हैब्सबर्ग में भी।